today's topic of discussion is revision of chapter number 29, urine concentration and dilution, regulation of extracellular fluid osmolarity and sodium concentration। इस चैप्टर के हम दो पार्ट करेंगे। पहले पार्ट के अंदर हम यूरिन की कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन को पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट में हम जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसकी ऑस्मोलैरिटी को डिटरमिन करेंगे, यानी इसके ऑस्मोलैरिटी को कंट्रोल करने वाले दो फैक्टर, ऑस्मो रिसेप्टर एडीएच सिस्टम और दूसरा होगा थर्स्ट वाला मैकेनिज्म। तो पहले यहाँ पर बेसिक ओवरव्यू इस चैप्टर का ले लेते हैं। इस चैप्टर में वो ये कहते हैं कि जो ऑस्मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या है। ऑस्मोलैरिटी का मतलब होता है टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज कॉल्ड ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी जिस तरह मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब यहाँ पर सॉल्यूट होगा और नीचे वाटर या सोल्यूशन होगा, यानी सोल्यूशन के अंदर वाटर ही होगा। अगर ऑस्मोलैरिटी बढ़ानी है तो फिर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा। अगर ऑस्मोलैरिटी बढ़ानी है तो फिर जो ईसीएफ वॉल्यूम है उसको कम करना पड़ेगा। तो ये दो मैकेनिज्म है ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाने के, और हमारी बॉडी में इन्हीं दो मैकेनिज्म की वजह से ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट किया जाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है पहले डाइल्यूटिंग एबिलिटी, फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे कंसंट्रेटिंग एबिलिटी। तो पहले हम पढ़ते हैं डाइल्यूटिंग एबिलिटी कि किडनी डाइल्यूट यूरिन कैसे बनाती है, कंसंट्रेटेड यूरिन कैसे बनाती है। डाइल्यूट यूरिन का पहले आपको मतलब आना चाहिए, वो यूरिन जिसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू सॉल्यूट, स्पेसिफिकली सोडियम, तो उसको बोलते हैं डाइल्यूट यूरिन। डाइल्यूट यूरिन बनाने का ये मैकेनिज्म है कि किडनी सॉल्यूट की तो रीअब्जॉर्प्शन करती रहेगी प्रोक्सिमल पार्ट से, लेकिन डिस्टल पार्ट से वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को मिनिमाइज कर देगी। वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को किस तरह मिनिमाइज करेगी, ये जो एडीएच सिस्टम होता है, तो वो एडीएच अगर प्रोड्यूस नहीं होगा तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से किडनी एक्सेस वाटर को एक्सक्रीट करवा के डाइल्यूट यूरिन बनाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब एक्सेस वाटर हमारी बॉडी में होगा तो फिर किडनी ऐसा यूरिन प्रोड्यूस कर सकती है जिसकी ऑस्मोलैरिटी कम से कम 50 मिली ऑस्मोल पर लीटर, यानी इतना ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन बना सकती है किडनी। लेकिन अगर हमारी बॉडी में वाटर की कमी हो तो किडनी कितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन बना सकती है, वह 1200 टू 1400 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो ये इसकी किडनी की कौन सी कैपेसिटी बताई हुई है, डाइल्यूटिंग कैपेसिटी। कौन सी कैपेसिटी बताई हुई है, डाइल्यूटिंग कैपेसिटी। तो किडनी की डाइल्यूटिंग कैपेसिटी होगी 50 मिली ऑस्मोल पर लीटर, और इसकी कंसंट्रेटिंग एबिलिटी या कैपेसिटी वो होगी 1200 से लेकर 1400 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो अब हमने मैकेनिज्म पढ़ना है, वो है किडनी एक्सक्रीट एक्सेस वाटर बाय फॉर्मिंग डाइल्यूट यूरिन। तो पहले हमने पढ़ा डाइल्यूटिंग कैपेसिटी, फिर हमने पढ़ा कंसंट्रेटेड कैपेसिटी। अब किडनी डाइल्यूट यूरिन को कैसे बनाएगी, तो डाइल्यूट यूरिन बनाने के लिए एडीएच की सिक्रेशन को कम करना पड़ेगा, क्योंकि एडीएच ही लेट डिस्टल ट्यूब्यूल और कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल यहाँ से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करा देती है। तो अगर जब ऑस्मोलैरिटी बॉडी फ्लूइड की बढ़ती है, नॉर्मल से ज़्यादा होती है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उसका नाम एडीएच। वो एडीएच लेट डिस्टल ट्यूब्यूल और कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे जाके काम करता है। वहाँ पर एक्वापोरिन्स 2 की इंसर्शन करवाकर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराता है, जिसकी वजह से वाटर यूरिन के अंदर एक्सक्रीट नहीं होता। लेकिन अगर हमारी बॉडी में पहले से ज़्यादा एक्सेस वाटर है तो फिर क्या होगा, ईसीएफ ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी। तो उसका फ्लो चार्ट कुछ इस तरह से बनेगा। नंबर 1, जब वाटर ज़्यादा होगा हमारी बॉडी में एक्सेस होगा, इसकी वजह से क्या होगा, जो ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी वो कम हो जाएगी। नंबर 2, ईसीएफ ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी। नंबर 3, ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी तो फिर एडीएच की सिक्रीशन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ना होने के बराबर होगी। तो तीसरे नंबर पे क्या देखने को मिलेगा, एडीएच की सिक्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। फिर इसके बाद जब एडीएच की सिक्रेशन डिक्रीज हो जाएगी तो फिर लेट डिस्टल ट्यूब्यूल और कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इनकी वाटर के लिए परमेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो चौथी चीज़ क्या होगी, परमेबिलिटी का कम हो जाना। और पांचवी चीज़ ये होगी डाइल्यूट यूरिन बन जाएगा। दोबारा से बता रहा हूँ, ज़्यादा वाटर हमारी बॉडी में होगा, ईसीएफ ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी, एडीएच की सिक्रेशन कम हो जाएगी, वाटर की परमेबिलिटी कम हो जाएगी, ज़्यादा यूरिन वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा क्योंकि ज़्यादा वाटर यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो रहा है। तो डाइल्यूट यूरिन बनाने के लिए हमने क्या कराना है, किसी तरह एडीएच की सिक्रेशन को कम करना है। और एडीएच की सिक्रेशन कैसे कम होती है, जब ईसीएफ ऑस्मोलैरिटी कम हो जाती है ज़्यादा वाटर की वजह से। नेक्स्ट, इसको प्रोड्यूस कराने के लिए क्या मैकेनिज्म होगा वो हम देख लेते हैं। तो ये आपको मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ इस साइड पर। जब भी यूरिन प्रोड्यूस करना होता है तो उसमें 3 स्टेप होते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, देन कम्स ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, देन कम्स सिक्रेशन। तो जो पहले क्या होगी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगी। लेकिन जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगी तो फिर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो इनिशियली यहाँ पे जो बनता है उसकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है या ऑस्मोलैरिटी होती है वो प्लाज्मा के बराबर ही होती है, और वो कितनी होती है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। मैंने तो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करवाना, तो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करवाने के लिए मैं सॉल्यूट की रीअब्जॉर्प्शन करवाता रहूँगा। जब सॉल्यूट की रीअब्जॉर्प्शन होगी
और वाटर की रिअब्जॉर्प्शन साथ में ना हो तो फिर ट्यूबुलर फ्लूइड डाइल्यूट हो जाएगा। फिर इस ट्यूबुलर फ्लूइड जो डाइल्यूट हो चुका है वो यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो जाएगा और डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा। तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इनिशियली प्रोड्यूस हुआ, इसकी ऑस्मोलैरिटी थी प्लाज्मा की बराबरी। अब होगा क्या, अब बारी आएगी प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल की। प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में सोडियम की और क्लोराइड की रिअब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन जो सोडियम की और सॉल्यूट की और वाटर की रिअब्जॉर्प्शन आइसोस्मोटिक होती है। मतलब जितने परसेंट सोडियम रिअब्जॉर्ब होगा 65%, तो उतना ही परसेंट वाटर होता है। तो यहाँ पे जो फ्लूइड है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में वो आइसोस्मोटिक देखने को मिलता है। कहाँ पे क्या देखने को मिलता है, आइसोस्मोटिक, यानी 300 मिलीओस्मोल पर लीटर। इसका मतलब ना ही प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल ना ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट डाइल्यूट यूरिन बनाने में कोई काम नहीं कर रहे। इसके बाद बारी आएगी असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फैनले। ठीक हो गया, तो ये आपके असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फैनले। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फैनले में स्पेसिफिकली इसके थिक सेगमेंट में यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, 1 सोडियम 2 क्लोराइड 1 पोटेशियम को ट्रांसपोर्टर। लेकिन यहाँ पर जब सॉल्यूट की रिअब्जॉर्प्शन होती है तो वाटर की रिअब्जॉर्प्शन नहीं होती। तो जब सॉल्यूट ट्यूबुलर फ्लूइड को लीव करके तो वाटर की रिटेंशन होगी इस फिल्ट्रेट के अंदर या ट्यूबुलर फ्लूइड के अंदर, वाटर की डाइल्यूशन हो जाएगी, जिसकी वजह से हम इस सेगमेंट को बोल सकते हैं डाइल्यूटिंग सेगमेंट। यहाँ पे जो ऑस्मोलैरिटी है वो कम होते होते 100 पे आ जाएगी। यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको 100 पे। यहाँ पे जो ऑस्मोलैरिटी थी वो ज़्यादा इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पर हाइपरऑस्मोटिक मेडुलरी इंटरस्टिशियम देखने को मिलता था, अब यहाँ पे 100 होगी। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद बारी आएगी लेट डिस्टल ट्यूब्यूल की और कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की। ये जो होते हैं ये डिपेंड करते हैं एडीएच पर। अगर हम किसी तरह एडीएच को इनहिबिट कर दे, इसकी सिक्रेशन को, एडीएच को इनहिबिट करने के लिए ईसीएफ ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा दे, वाटर ज़्यादा पी ले, तो फिर ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी। ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी तो फिर एडीएच की सिक्रेशन कम हो जाएगी। एडीएच की सिक्रेशन कम हो जाएगी तब वाटर इस सेगमेंट से रिअब्सॉर्ब नहीं हो सकता। तब वो वाटर रिअब्सॉर्ब नहीं होगा, तब वो वाटर सीधा कहाँ पे जाएगा, यूरिन के अंदर। तो अगर इसकी समरी बताना चाहें तो समरी ये होगी कि जो सॉल्यूट की रिअब्सॉर्प्शन करते रहे हम नेफ्रॉन से, और इसके साथ फिर वाटर की क्या होगी, डाइल्यूशन होगी, लेकिन वाटर को रिअब्सॉर्ब ना करे। जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फैनले है, स्पेसिफिकली थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फैनले और इसके साथ अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल, यहाँ पर वाटर हमेशा यानी ट्यूबुलर फ्लूइड हमेशा डाइल्यूट होगा। क्यों डाइल्यूट होगा, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट की रिअब्सॉर्प्शन होती है लेकिन वाटर की रिअब्सॉर्प्शन साथ में नहीं होती, जिसकी वजह से ट्यूबुलर फ्लूइड इन दो सेगमेंट में हमेशा डाइल्यूट होगा। इन दो सेगमेंट को बोलते हैं डाइल्यूटिंग सेगमेंट, ठीक है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फैनले एंड अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल। लेकिन जो लेट डिस्टल ट्यूब्यूल है वो डिपेंड करता है एडीएच के ऊपर। अगर एडीएच होगा तब यहाँ पे वाटर की रिअब्सॉर्प्शन होगी, अगर एडीएच नहीं होगा तो वाटर की रिअब्सॉर्प्शन भी नहीं होगी। तो इस तरह किडनी डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करती है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ यूरिन, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। तो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन कराने के लिए कब होगा कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, जब हमारी बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी होगी। जब वाटर की डेफिशिएंसी होगी तो प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। जब प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर एडीएच का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी यहाँ से एडीएच सिक्रेट होगा। फिर किडनी कंसंट्रेटेड यूरिन बनाएगी। कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए ये होगा कि हम सॉल्यूट की एक्सक्रीशन करा दे लेकिन वाटर की रिअब्सॉर्प्शन को बढ़ा दे, जिसकी वजह से यूरिन वॉल्यूम कम हो जाएगा और कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा। कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए हमारे पास दो रिक्वायरमेंट है। पहला, एडीएच ज़्यादा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि लेट डिस्टल ट्यूब्यूल और कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल वहाँ पे वाटर की रिअब्सॉर्प्शन एडीएच के ऊपर ही डिपेंड करती है। दूसरा, हाइपरऑस्मोटिक मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम की वजह से कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने में हेल्प करेगा। किस तरह, वो हम नेक्स्ट में देखते हैं। अब जो ट्यूबुलर फ्लूइड है जो लूप ऑफ हेल्ले से में जा रहा होता है, बाहर जा रहा होता है, वो नॉर्मली डाइल्यूट होता है, जिसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी बताई थी, 100 मिलीओस्मोल पर लीटर। यहाँ पे देखिएगा 100 मिलीओस्मोल पर लीटर जो अर्ली में चला गया था। जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम था जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से बाहर होता है वो हाईली ऑस्मोटिक होता है। अब जो हाइपर ऑस्मोटिक मेडुलरी इंटरस्टिशियम वो क्यों ज़्यादा हो गया कंसंट्रेटेड, क्योंकि वहाँ पर सोडियम की और यूरिया की रिअब्सॉर्प्शन होती थी। तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम किसकी वजह से होगा, तो जो हाइपरऑस्मोटिक मेडुलरी इंटरस्टिशियम था वो काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम की वजह से वाटर की कंजर्वेशन कराएगा। जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम वो दो चीज़ों की वजह से होता है। पहला, सोडियम की रिअब्सॉर्प्शन इन थिक असेंडिंग लूप ऑफ फैनले, और दूसरा होता है यूरिया रिसाइक्लिंग इन इनर मेडुलरी डक्ट या इनर मेडुलरी ट्यूब्यूल्स। तो इन्हीं की वजह से काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम बनता है। और काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम को मेंटेन करने के लिए स्पेशलाइज्ड ब्लड वेसल्स होते हैं, उसको बोलते हैं वाजा रक्टा।
तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम है उसकी वजह से मेडुला में हाई ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है, यानी हाइपर ऑस्मोटिक मेडुलरी इंटरस्टिशियम क्रिएट करने के लिए काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम इन्वॉल्व होता है। और यहाँ पे जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो 1200 से लेकर 1400 तक होती है। तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम को इतने ज़्यादा सैल्यूट एक्यूमुलेट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर इसकी हाइपर ऑस्मोटिक मेडुलरी इंटरस्टिशियम कैसे क्रिएट हुई, तो यहाँ पर 4 मैकेनिज्म लिखे हुए हैं, उसको हम यहाँ से देख लेते हैं। पहली बात कि जो हाइपर ऑस्मोटिक मेडुलरी इंटरस्टिशियम क्यों क्रिएट हो गया, क्योंकि सोडियम की एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है, सोडियम के साथ पोटेशियम के क्लोराइड की, वो कहाँ पे हो रही है, थिक पोर्शन ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। दूसरा, कलेक्टिंग डक्ट से एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है आइंस की। तीसरा, यूरिया की रिसाइकलिंग हो रही है इनर मेडुलरी डक्ट से। और चौथा, जो वाटर की डिफ्यूजन हो रही है वो बहुत ही कम हो रही है मेडुलरी ट्यूब्यूल से मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। तो 4 चीज़ों की वजह से हाइपर ऑस्मोटिक मेडुलरी इंटरस्टिशियम क्रिएट हो रहा है। लास्ट में पढ़ते हैं, वाटर की डिफ्यूजन रिलेटिवली बहुत ज़्यादा कम हो रही है। तीसरा, यूरिया की फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जिसको बोलते हैं यूरिया रिसाइकलिंग। दूसरा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आइंस। पहला, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, सेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से। तो ये था बेसिक ओवरव्यू हाइपर ऑस्मोटिक मेडुलरी इंटरस्टिशियम का। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि तो क्या मैकेनिज्म होता है हाइपर ऑस्मोटिक मेडुलरी इंटरस्टिशियम को क्रिएट करने का। तो इसका मैकेनिज्म थोड़ा बहुत यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पे देखें तो जो ऑस्मोलैरिटी होती है यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा होगा, सपोज करते हैं ऑस्मोलैरिटी 300 मिली ऑस्मोल है जब फ्लूइड सेंडिंग लिम्ब ऑफ ये लूप ऑफ हेनले में एंटर हो रहा है। फिर यहाँ पर आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाली पंप नजर आएगी यहाँ पर सेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में। वो क्या कराएगी, वो सोडियम की क्लोराइड की और पोटेशियम की एक्टिव ट्रांसपोर्ट करा के उनको बाहर फेंक रही है मेडुलरी इंटरस्टिशियम से। इसकी वजह से, इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से जो ट्यूबुलर फ्लूइड है उसकी ऑस्मोलैरिटी ड्रॉप कर गई। क्यों, क्योंकि सॉल्यूट मेडुलरी इंटरस्टिशियम में चले गए। तो यहाँ पर 300 से ऑस्मोलैरिटी चली गई 400 के ऊपर। तो पहला जो प्रोसेस था, पहले ऑस्मोलैरिटी ठीक इतनी थी, तो फिर क्या होगा, आयन पंप एक्ट करेगा थिक सेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में। फिर इसके बाद क्या होगा, मेडुलरी इंटरस्टिशियम तो 400 पे चला गया, तो फिर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इसकी जो ऑस्मोलैरिटी होगी वो इंटरस्टिशियल के इक्विलिब्रेट कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आइसोस्मोटिक ये अब्सॉर्प्शन होती है। तो फिर डिसेंडिंग की होगी 400। इसके बाद 400 की डिसेंडिंग की होगी, तो फिर जो 200 वाला है वो आगे मूव कर जाएगा ऑस्मोलैरिटी वाला, जो 400 वाला है वो असेंडिंग में आ जाएगा। तो यहाँ तो पे एरो नजर आ रहा होगा। फिर जब 400 वाला असेंडिंग में आ गया तो जो डिसेंडिंग वाला फ्लूइड उसको कौन जगह फिल करेगा, वो होगा प्रॉक्सिमल वाला। मतलब प्रॉक्सिमल वाला फ्लूइड डिसेंडिंग लिम्ब में आ गया, डिसेंडिंग लिम्ब वाला असेंडिंग में चला गया। इसके बाद दोबारा से एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी पंप की, जिसकी वजह से यहाँ पर 150 से 350 तक चला गया, 500 तक चला गया फ्लूइड। दोबारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसकी वजह से दोबारा इक्विलिब्रेशन होगी और ये स्टेप रिपीट होते रहेंगे। तो यहाँ पर आपने बेसिक 3 चीज़ों को याद रखना है। पहला, थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम की ट्रांसपोर्ट कराएगा मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। फिर इसके बाद दूसरे स्टेप में डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले ये क्विक इक्विलिब्रेट करेगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ। इसके बाद जो डिसेंडिंग लिम्ब वाला फ्लूइड था वो असेंडिंग में चला गया, प्रॉक्सिमल वाला था वो डिसेंडिंग में आ गया। दोबारा से आयन पंप काम करेंगे, दोबारा से ऑस्मोलैरिटी को ड्रॉप किया, ट्यूबुलर फ्लूइड की इंटरस्टिशियम को बढ़ा दिया, दोबारा से इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। ये स्टेप्स रिपीट होते रहेंगे जब तक कि यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी 1200 से लेकर 1400 तक क्रिएट नहीं होती। तो पहला तो आपने रोल पढ़ लिया, ये थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले यानी काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम। ये इसके साथ साथ जो हाइपर ऑस्मोटिक मेडुलरी इंटरस्टिशियम है उसको कंट्रीब्यूट करने वाला है यूरिया रिसाइकलिंग। क्या है यूरिया रिसाइकलिंग? तो एक यूरिया रिसाइकलिंग में बेसिकली ये होता है कि जो UTA1 और UTA3 जो ADH के ऊपर यानी ADH की मौजूदगी में ही काम करते हैं, तो UTA1 और UTA3 ये यूरिया को मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर पंप कर देते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवा देते हैं। यूरिया मेडुलरी इंटरस्टिशियम में चला गया, वहाँ पर ये हाइपर ऑस्मोलैरिटी काज करेगा। कुछ यूरिया कहाँ पे एंटर हो जाएगा, थिन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, वहाँ पे जाके ये UTA2 के जरिए एंटर होगा, वापस रीसर्कुलेट करता रहेगा। इस पूरी साइकिल को बोलते हैं यूरिया रिसाइकलिंग। ये भी मेडुलरी हाइपर ऑस्मोटिक इंटरस्टिशियम क्रिएट करती है। अब लास्ट है वो है काउंटर करंट एक्सचेंज जो वाजा रेक्टा में होती है। जो काउंटर करंट एक्सचेंज किसके अंदर होती है, वाजा रेक्टा में। वो इसको मेंटेन करती है, किसको मेंटेन करती है, हाइपर ऑस्मोटिक मेडुलरी इंटरस्टिशियम को, मतलब काउंटर करंट ट्रांसपोर्ट को मेंटेन करती है। जो वाजा रेक्टा ये कहाँ पे होती है, ये रीनल मेडुला में होती है। जिस तरह जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है वहाँ पे होती है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और यहाँ पे होते हैं वाजा रेक्टा। अब वाजा रेक्टा
मेंटेन करेगा हाइपरोस्मोलैरिटी को। कैसे? जो वाजर एक्टा की तरफ ब्लड फ्लो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, कितना? 1 से लेकर 2%। इस स्लगिश ब्लड फ्लो ये मेटाबॉलिक नीड को तो पूरा करेगा, लेकिन ये स्लगिश ब्लड फ्लो इस सॉल्यूट लॉस को मिनिमाइज करेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो कम आएगा उतना ज़्यादा सॉल्यूट लॉस भी कम से कम होगा। दूसरा, वाजर एक्टा काउंटर करंट एक्सचेंजर के तौर पर काम आते हैं। एक्सचेंजर पे कैसे? यहाँ पे इसकी शेप होती है यू शेप, जिसकी वजह से जो सॉल्यूट होते हैं वो वॉश आउट नहीं होते। मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। अब ये आपको नजर आ रहा होगा यू शेप वाजर एक्टा। इसके 2 लिम्ब्स नजर आ रहे होंगे, ये डिसेंडिंग लिम्ब है लेफ्ट साइड वाला, और ये असेंडिंग लिम्ब है। अब जो डिसेंडिंग लिम्ब है इसमें प्लाज्मा यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि ब्लड कैपिलरी है ना। अब जो प्लाज्मा डिसेंडिंग लिम्ब में आ रहा है वो ज़्यादा हाइपरोस्मोटिक हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेडुलरी हाइपरोस्मोटिक इंटरस्टिशियम में सॉल्यूट बहुत ज़्यादा था, तो वाटर तो ऑस्मोटिक प्रेशर को फॉलो करेगा, ऑस्मोलैरिटी को फॉलो करेगा, तो वाटर तो निकल गया, लेकिन सॉल्यूट यहाँ पे ज़्यादा था इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में, तो सॉल्यूट यहाँ पे अंदर आ गया। सॉल्यूट आ गया, वाटर चला गया, जिसकी वजह से इसकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो जाएगी, 30 से लेकर 600, 800, 1000। फिर इसके बाद असेंडिंग लिम्ब में क्या होगा? असेंडिंग लिम्ब में यह होगा कि चूंकि असेंडिंग लिम्ब ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर की तरफ ऑस्मोलैरिटी ड्रॉप कर रही है, तो फिर वाटर यहाँ पे दोबारा आने की कोशिश करेगा और सॉल्यूट यहाँ से जाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से सॉल्यूट यहाँ से चला गया, वाटर आ गया, इसकी ऑस्मोलैरिटी वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। इस तरह ये वाजर एक्टा काउंटर करंट एक्सचेंज के जरिए ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है, स्पेसिफिकली मेडुला की। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑस्मोलर क्लियरेंस एंड फ्री वाटर क्लियरेंस। पहली बात, जब डाइल्यूट यूरिन होता है तो डाइल्यूट यूरिन में वाटर की एक्सक्रीशन ज़्यादा होती है, लेकिन कंसनट्रेटेड यूरिन के अंदर सॉल्यूट की एक्सक्रीशन वाटर से ज़्यादा होती है। तो फिर जिस तरह क्लियरेंस का फार्मूला होता है, तो ऑस्मोलर क्लियरेंस का मतलब कि जितना वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूट को क्लियर करने के लिए, तो उसको बोलते हैं ऑस्मोलर क्लियरेंस। तो द रेट एट विच सॉल्यूट आर क्लियर्ड फ्रॉम द ब्लड इज नोन एज ऑस्मोलर क्लियरेंस। तो क्लियरेंस का फार्मूला यूवी और पी होता है, यूवी और पी। यहाँ पे यू किसका है? यूरिन कंसंट्रेशन, यानी यू ऑस्पी होगा, सॉरी ओएसएम ऑस्मोलैरिटी होगा। अब दूसरी कंडीशन है, यहाँ पे दूसरा फार्मूला है फ्री वाटर क्लियरेंस का। फ्री वाटर का मतलब ऐसा वाटर जिसके अंदर कोई सॉल्यूट नहीं है, बिल्कुल डाइल्यूट वाटर है। तो ऐसा सॉल्यूट फ्री वाटर या फिर फ्री वाटर को रिमूव कराना हमारी बॉडी से, तो उसको बोलते हैं हम फ्री वाटर क्लियरेंस। फ्री वाटर क्लियरेंस का फार्मूला होता है डिफरेंस बिटवीन यूरिन फ्लो रेट एंड ऑस्मोलर क्लियरेंस। यूरिन फ्लो रेट को शो करते हैं वी से, ये वी है, और ये COSM ये होगा ऑस्मोलर क्लियरेंस। तो इसका फार्मूला आ जाएगा V माइनस यू वी ओवर पी। जब फ्री वाटर क्लियरेंस पॉजिटिव होगी, इसका मतलब वाटर की एक्सक्रीशन ज़्यादा हो रही है सॉल्यूट की निस्बत, लेकिन जब फ्री वाटर क्लियरेंस नेगेटिव होगी तो इसका मतलब वाटर की एक्सक्रीशन रिलेटिवली कम हो रही है सॉल्यूट की निस्बत। तो ये था फ्री वाटर क्लियरेंस और ऑस्मोलर क्लियरेंस का कॉन्सेप्ट। अब आके देख लेते हैं डिसऑर्डर ऑफ यूरिन कंसंट्रेटिंग एबिलिटी। डिसऑर्डर जिसमें यूरिन कंसंट्रेट नहीं कर सकती, तो वो ADH की वजह से हो सकते हैं। तो पहला कि ADH की सिक्रेशन नहीं हो रही, इसको बोलते हैं सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। दूसरा, ADH की सिक्रेशन हो रही है लेकिन ADH अपना काम नहीं कर पा रहा, उसको बोलते हैं नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में ADH की सिक्रेशन नहीं होती, ये इसका कॉज ये हो सकता है कि हेड का इन्फेक्शन है, या हेड की इंजरी है, या कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मैलिटीज। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में सिक्रेशन हो रही है, लेकिन काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम ये भी हो सकता है कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम वो हाइपरोस्मोटिक मेडुलरी इंटरस्टिशियम बना नहीं पा रहा, या फिर डिस्टल या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ADH को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे। इसकी वजह से कंसंट्रेटिंग एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाएगी किडनी की, और अगर रीनल मेडुलर डैमेज हो तब भी हमें कंसंट्रेटिंग एबिलिटी खराब देखने को मिलती है। अगर हम डायूरेटिक्स यूज़ करते हैं तो डायूरेटिक्स किसी स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट की रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देती है। अगर वो 1 सोडियम 2 क्लोराइड 1 पोटेशियम की रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करे तो किडनी की कंसंट्रेटिंग एबिलिटी तब भी खराब हो जाएगी। इसके साथ कुछ ड्रग्स ऐसे भी है, लिथियम टेट्रासाइक्लिन, जो ADH की सेंसिटिविटी को कम कर देती है। लिथियम यूज़ करते हैं मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, टेट्रासाइक्लिन यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। ये भी ADH की सेंसिटिविटी को कम कर देती है। तो ये था बेसिक ओवरव्यू, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।